Hello friends, welcome to our channel Engineering Admission to Life Ahead। लास्ट डे से वीडियो अपलोड नहीं हो पा रही थी क्योंकि थोड़ा सा बिजी शेड्यूल चल रहा था, बट अब से वीडियोस जो हैं चैनल पर रेगुलर अपडेट रहेंगी, रेगुलर अपलोड होती रहेंगी। कोशिश रहेगी हर अल्टरनेट डे पर आपको एक वीडियो प्रोवाइड की जाए, तो आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए और आप सी प्रोग्रामिंग को अच्छे से पढ़ें। आपको कोई भी कन्फ्यूज़न है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइए ताकि हम आपकी क्वेरी का सॉल्यूशन दे सकें। लास्ट लेक्चर में जो हमने डिस्कशन किया था वो हमने डिस्कशन किया था वेरिएबल्स के बारे में। वेरिएबल्स की अगर हम बात करें तो हमने देखा था कि मेरी कोई भी इंफॉर्मेशन है मुझे कंप्यूटर में स्टोर करवानी है। जब मुझे अपनी इंफॉर्मेशन, अपने डाटा को कंप्यूटर में स्टोर करवाना है तो कंप्यूटर के पास मेमोरी है। मेमोरी जो है वो ब्लॉक्स की फॉर्म में है। तो जब भी मुझे अपनी इन्फॉर्मेशन को स्टोर करवाना है तो मैं कंप्यूटर को अपनी इन्फॉर्मेशन देती हूँ। कंप्यूटर क्या करता है, उस इन्फॉर्मेशन को ब्लॉक में स्टोर कर लेता है। बट जब वो इन्फॉर्मेशन को स्टोर करेगा, लेट्स से मैंने कुछ वैल्यू स्टोर करवाई 5, कुछ स्टोर करवाया 7, तो अब मुझे ये जब वैल्यू एक्सेस करनी है, मुझे फिर से ये वैल्यू चाहिए कि मैंने जो स्टोर करवाई थी, तो मैं ब्लॉक में कैसे ढूंढूं? तो इस चीज़ के लिए हम क्या करते हैं, जब भी मैं कोई भी अपनी इन्फॉर्मेशन को कंप्यूटर की मेमोरी में स्टोर करवाऊंगी, तो मैं क्या करूंगी, अपनी इन्फॉर्मेशन जैसे मैंने 5 स्टोर करवाया उसको कुछ भी नाम दे दूंगी। लेट्स से मैंने उसको नाम दिया x इक्वल्स टू 5। अब क्या करूंगी, जब भी मुझे ये वैल्यू चाहिए होगी 5, तो मैं क्या कॉल करूंगी कि मुझे x की वैल्यू बताओ क्या है। तो वो क्या रिट्रीव करके देगा, x की वैल्यू। यानी कि कंप्यूटर क्या करेगा, अपनी मेमोरी के इस ब्लॉक को क्या नाम दे देगा, x, कि जब भी मुझे 5 वैल्यू चाहिए जहाँ पे मैंने स्टोर करवाई है वो उसको x से नाम दे देगा। इसको हम बोलते हैं वेरिएबल। थोड़ी देर बाद मुझे लग रहा है कि मुझे x की वैल्यू 5 से चेंज कर 7 करनी है, तो मैं x की वैल्यू को 7 भी कर सकती हूँ। यानी कि जो वैल्यू मैंने स्टोर करवाई थी 5, अब वो वैल्यू क्या हो जाएगी, चेंज होकर 7 हो जाएगी। तो जब भी वेरिएबल का मतलब क्या होता है, वेरी। तो मैंने जो भी इंफॉर्मेशन स्टोर करवाई, अगर मुझे विद टाइम चेंज करनी पड़ रही है तो मैं वहाँ पर उस ब्लॉक में जाकर चेंज भी कर सकती हूँ। तो जब भी मैं कंप्यूटर में कोई भी इंफॉर्मेशन स्टोर करूँगी तो मैं उस इंफॉर्मेशन को कुछ ना कुछ नाम दूंगी, ताकि जब भी मुझे वो इंफॉर्मेशन एक्सेस करनी हो तो मैं उस नाम से एक्सेस कर सकूँ। जैसे यहाँ पे अगर मैं एग्जांपल लूँ तो मैंने जब 5 को स्टोर करवाया था तो मैंने क्या नाम दिया था, x। सिमिलरली जब हम प्रोग्राम्स लिखते हैं तो प्रोग्राम्स के केस में x, ABC, ये सब नाम देने में हमें कन्फ्यूज़न होगा कि हमने कहाँ पर क्या वैल्यू स्टोर करवाई है। तो हम क्या करते हैं, अपने प्रोग्राम के रिस्पेक्ट में वैसा ही नाम देते हैं। जैसे कि अगर मान लो आपको कुछ भी सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है तो आप वहाँ पर प्रिंसिपल लिख सकते हैं। आपको जैसा कन्वीनियंट लगता है आप वैसे लिखकर आप वैल्यू स्टोर करवा सकते हैं। रेट लिख सकते हैं, टाइम लिख सकते हैं। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला लिखना है तो आप SI करके भी लिख सकते हैं। तो आप कुछ भी नाम दे सकते हैं, वो आपकी चॉइस है, ताकि आप जब भी उस इंफॉर्मेशन को रिट्रीव करो तो आपके लिए ईजी हो और आपको पता हो कि इस नाम से जब आप इंफॉर्मेशन एक्सेस करोगे तो क्या इंफॉर्मेशन आएगी। तो आप अपने कन्वीनियंट के अकॉर्डिंग नाम दे सकते हैं। अब हम बात करते हैं, आज के लेक्चर में जो हम पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे डाटा टाइप्स के बारे में, कि डाटा टाइप्स जो हैं वो क्या होते हैं। डाटा टाइप एक्चुअल में समझने से पहले मैं आपको एक सिनेरियो समझाती हूँ कि डाटा टाइप्स हमें क्यों पढ़ना है या क्या ज़रूरत है। लेट्स से कि कंप्यूटर जो है, कंप्यूटर के अंदर ये मेमोरी है आपकी, ब्लॉक्स में डिवाइडेड है। अब लेट्स से कि मैं एक चॉकलेट है मेरे पास, डेयरी मिल्क 10 रुपए की। अब 10 रुपए की डेयरी मिल्क जो है उसका साइज़ छोटा है। अगर मैं कहूँ कि मुझे 40 वाली चाहिए तो 40 वाली का साइज़ बड़ा है। अगर मैं मुझे कहूँ कि 80 वाली चाहिए मुझे, तो 80 वाली का साइज़ और भी बड़ा है। एंड लेट्स से मैंने कहा कि 120 वाली चाहिए मुझे, तो 120 का साइज़ और भी बड़ा है। यानी कि अब मुझे उस चॉकलेट को जब स्टोर करवाना है तो मेरी चॉकलेट का क्या साइज़ है उस पे डिपेंड करेगा कि वो कितनी स्पेस ऑक्यूपाई करने वाली है। तो मैंने कहा कि मेरी छोटी चॉकलेट है, लेट्स से ये 3 ब्लॉक में आ जाएगी, तो मैं कंप्यूटर को क्या बोलूँगी कि मुझे 3 ब्लॉक चाहिए क्योंकि मेरी चॉकलेट का साइज़ इतना है। अब मेरी चॉकलेट का साइज़ बड़ा है, मुझे मान लो यहाँ पे 5 ब्लॉक चाहिए, तो मुझे कंप्यूटर से 5 ब्लॉक की रिक्वायरमेंट है। यानी कि जैसी इंफॉर्मेशन मैं अपने कंप्यूटर में स्टोर करवाना चाहती हूँ, हर इंफॉर्मेशन का मुझे साइज़ भी पता होना चाहिए, ताकि मेरे कंप्यूटर की जो मेमोरी है उसका यूटिलाइजेशन जो है वो अच्छे से हो सके।
जितने अच्छे से आप यूटिलाइज करोगे उतनी ज़्यादा चीज़ें जो हैं, जितनी ज़्यादा इंफॉर्मेशन आप अपनी मेमोरी में रख पाएंगे। तो आप जब भी एक वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं, आप कंप्यूटर को बोलते हो कि मेरी एक इन्फॉर्मेशन है, आप वो स्टोर करो, तो आप साथ में कंप्यूटर को ये भी मेंशन करते हैं कि ये जो इन्फॉर्मेशन है वो इस टाइप की है। जिस भी टाइप की इन्फॉर्मेशन होगी आप उसका साइज मेंशन करते हो। बेसिकली साइज हम खुद से नहीं मेंशन करते हैं, हम सिर्फ बता देते हैं कि ये टाइप है, तो कंप्यूटर बाय डिफ़ॉल्ट उतने साइज यानी उतने ब्लॉक्स क्या करता है, ऑक्यूपाई कर देता है आपकी इंफॉर्मेशन के लिए। अब ये टाइप क्या होता है, मैंने बोला कि मुझे इंटीजर वैल्यू स्टोर करवानी है, यानी कि मैंने कहा कि मुझे लिखना है 3 स्टोर करवाना है, 5, 2, 7, 99, कुछ भी नंबर स्टोर करवाना है। तो नंबर एक आपका टाइप हो गया। अब आप बोलते हो मुझे डेसिमल वैल्यू स्टोर करवानी है, मुझे 3.5, 9.9, 10.8 ऐसा कुछ वैल्यू डेसिमल वैल्यू स्टोर करवानी है, तो ये एक डिफरेंट टाइप हो गया। आप बोलते हो मुझे करेक्टर स्टोर करवाना है, आपने लिखा ए, आपने लिखा एस, तो डिफरेंट डिफरेंट इन्फॉर्मेशन जो होती है वो आपकी डिफरेंट डिफरेंट टाइप की है। अब डिफरेंट टाइप की इन्फॉर्मेशन है तो वो जो स्पेस ऑक्यूपाई करेगी वो भी डिफरेंट साइज का होगा। जैसे मेरी अलग अलग चॉकलेट अलग अलग स्पेस ऑक्यूपाई कर रही है, सिमिलरली मेरी डिफरेंट टाइप की इन्फॉर्मेशन भी अलग अलग स्पेस जो है वो मेमोरी की ऑक्यूपाई करेगी। तो जो साइज होता है डिफरेंट डिफरेंट टाइप की इन्फॉर्मेशन का, ये ऑलरेडी डिफाइंड है, ये प्री डिफाइंड है कि इस टाइप की इन्फॉर्मेशन क्या साइज लेगी, कोई डिफरेंट टाइप की इन्फॉर्मेशन है वो क्या साइज लेगी। हम कंप्यूटर को जो बताएंगे वो हम बताएंगे कि मेरी इन्फॉर्मेशन किस टाइप की है, यानी कि जो डाटा है मेरा वो किस टाइप का है, हम कंप्यूटर को ये बताएंगे। ठीक है। अब क्या कितने तरह के डाटा होते हैं, तो अगर इसकी बाइफरकेशन देखें हम, वैसे तो बहुत से तरीके हैं बाइफरकेट करने के, बट अभी हम बहुत बेसिक पढ़ रहे हैं इसलिए मैं आपको बहुत बेसिक तरीके से अभी सिर्फ बाइफरकेट करेंगे और हम बेसिक इन्फॉर्मेशन ही यहाँ पर पढ़ेंगे। तो आप दो तरीके से कर सकते हैं, एक है प्रिमिटिव, दूसरा है डिराइव्ड या नॉन प्रिमिटिव भी बोल सकते हो आप इसको। हम जो बात करेंगे मोस्टली अभी हम बात करेंगे सिर्फ प्रिमिटिव, जो बेसिक है उसकी बात करेंगे। तो आप एक बार नाम लिख लीजिए फिर हम इनके बारे में देखते हैं। इंट, फ्लोट, कैर, डबल, ये सब आपके जो हैं वो प्रिमिटिव में आ जाते हैं। अगर मैं डिराइव्ड की बात करूं तो डिराइव्ड में आप लिख लीजिए एरे, स्ट्रक्चर, यूनियन, पॉइंटर। ये थोड़े से एडवांस टॉपिक है तो इनके अपन धीरे धीरे डिटेलिंग में आगे देखेंगे। अभी जो हम बात करेंगे वो सिर्फ प्रिमिटिव की बात करेंगे कि प्रिमिटिव डाटा टाइप क्या होते हैं। तो अभी जैसे मैंने आपको बताया कि इंफॉर्मेशन आपकी कैसी हो सकती है, कैसा डाटा आप स्टोर कर सकते हैं। नंबर हो सकता है आपका, नंबर यानी कि 1, 2, 3, 37, 99, 108, 1010 कुछ भी, ये आपका जो नंबर है ये आपके बेसिकली क्या है, इंटीजर है। इंटीजर आप स्टोर कर सकते हो, राइट। तो आप कंप्यूटर को क्या बोलोगे जब भी आपको कुछ नंबर स्टोर करवाना है कि एक इंटीजर है मेरे पास स्टोर करवाने के लिए, तो उसके लिए आप क्या लिखोगे, इंट, इंटीजर। देन आपको जो भी नाम देना है, जैसे मैंने दिया x इक्वल्स टू जो वैल्यू आपको असाइन करनी है। तो अब कंप्यूटर इससे क्या समझेगा कि मेमोरी में एक ब्लॉक लेना है मुझे, वहां पे 5 को स्टोर करवाना है। उस 5 को जब मैं स्टोर करवाऊंगी तो उस ब्लॉक में 5 को मैं क्या करूंगी, कुछ ना कुछ नाम भी दे दूंगी। लेट्स से ये हमारी मेमोरी के ब्लॉक्स हैं, यहाँ पर 5 अगर स्टोर होता है तो इसका नाम क्या आ जाएगा, x। और साथ में मैंने क्या बता दिया, टाइप, कि जो इन्फॉर्मेशन जो डाटा है उसका टाइप क्या है, इंटीजर। तो इंटीजर जितने साइज लेता है, यानी मान लो इंटीजर 2 ब्लॉक लेता है तो वो 2 ब्लॉक को क्या कर लेगा, ऑक्यूपाई कर लेगा। ठीक है। देन अगर हम बात करते हैं तो दूसरा होता है डेसिमल वैल्यू, जिसको बोला जाता है फ्लोटिंग नंबर। तो फ्लोट में जैसे क्या आ जाएगा, 10.5, 9.6, 11.78, ये जो वैल्यूज़ होती हैं ये आपकी आती है फ्लोट, डेसिमल वैल्यूज़। तो इनको लिखने का तरीका क्या है, आप लिखोगे फ्लोट, देन आपको जो भी नाम देना है, लेट्स से मैंने नाम दिया f इक्वल्स टू 1.5। तो इससे कंप्यूटर क्या समझेगा कि मुझे ब्लॉक्स ऑक्यूपाई करने हैं जिसका नाम क्या है, f। यहाँ पे मैंने वैल्यू लिखी 1.5, इसका नाम दिया f, और ये किस टाइप का है, फ्लोट। मान के चलो फ्लोट जो है अगर आपके 3 ब्लॉक ऑक्यूपाई करता है तो वो क्या करेगा, 3 ब्लॉक आपके ऑक्यूपाई कर लेगा मेमोरी के।
तो इस तरीके से बेसिकली हम कंप्यूटर को क्या करते हैं, इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड करते हैं। तो कंप्यूटर क्या करता है, अपने रिसोर्सेज को उसी के अकॉर्डिंग यूटिलाइज करता है। फ्लोट के बाद अगर मैं बात करूं कैर की, करेक्टर में मैं क्या डिफाइन कर सकती हूँ, ए लिख दिया मैंने, कुछ एक्सक्लामेशन लिख दिया, कुछ भी मैंने इसके अंदर एक्सप्लेन किया, बी लिखा, कोई भी करेक्टर आपने लिख दिया। ये करेक्टर जो है इसको अब आप लिखोगे तो कैसे लिखोगे, कैर डाटा टाइप डिफाइन किया आपने, करेक्टर कुछ भी नाम दिया, मैंने सी दिया और यहाँ पे मैंने लिख दिया ए। सिमिलरली कंप्यूटर में आपकी मेमोरी क्या होगी, कुछ ब्लॉक्स ऑक्यूपाई होंगे करेक्टर के अकॉर्डिंग, ठीक है। अगर मैं डबल की बात करूं तो डबल भी आपका डेसिमल वैल्यू के लिए यूज़ होता है, लेकिन फ्लोट की अगर मैं बात करूं तो फ्लोट में जैसे अगर आपके नंबर स्टोर होंगे उससे भी बड़ा डेसिमल वैल्यू आपको स्टोर करना है, तब हम डबल की बात करते हैं। तो अभी हम इन तीन की ही डिटेलिंग और देखते हैं, बाकी हम बाद में आने वाले लेक्चर्स में स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं इंट का साइज़ कितना होता है। मैंने इंट डिफाइन किया या फिर मुझे चेक करना है इंट का साइज़ कितना है, तो वो सब चीज़ें हम कैसे देखेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इंट से ही स्टार्ट करते हैं। अगर मैं लिख रही हूँ इंट x इक्वल्स टू 5 जो हमने यहाँ पर लिखा है, तो इससे मुझे ये तो क्लियर हो गया कि जो, एक सेकेंड अपन लिख लेते हैं इंट x इक्वल्स टू 5। इससे मुझे ये तो क्लियर हो गया कि मेरी मेमोरी का ब्लॉक है जिसका नाम एक x दिया, उसमें 5 स्टोर है, वो इंटीजर टाइप की है, इंटीजर टाइप। अब मैं इंटीजर जो होता है वो कंप्यूटर की कितनी मेमोरी ऑक्यूपाई करेगा। अब हम ब्लॉक्स की फॉर्म में तो बात नहीं करेंगे कि कितने ब्लॉक्स जो है वो ऑक्यूपाई करता है। हम यहाँ पर जब बात करते हैं तो हम बोलते हैं कि कंप्यूटर की कितनी मेमोरी, कितनी बाइट्स जो है वो ऑक्यूपाई करेगा। अब बाइट्स अगर मैं स्मॉलेस्ट यूनिट की बात करूं तो एक बाइट जो होती है वो 8 बिट्स से मिलकर बनती है। बिट्स को अगर मैं डिफाइन करूं तो बिट क्या हो सकता है, 0 या फिर 1। हमने कहा था कि कंप्यूटर जो है वो बाइनरी समझता है, या तो 0 या 1, यही दो चीज़ें समझता है। तो बिट्स का मतलब बिट क्या हो सकती है, या तो 0 हो सकती है या 1 हो सकती है। तो एक बाइट जो मेरी बनती है वो 8 बिट्स से बनती है। 8 बिट्स का मतलब 0 1 1 0 1 0 1 0, कुछ भी 8 बिट्स के कॉम्बिनेशन से जो भी नंबर बनेगा उसको हम क्या बोलते हैं, एक बाइट बोलते हैं। तो कितनी मेमोरी मेरी ऑक्यूपाई होगी वो हम बताते हैं बाइट्स की फॉर्म में, ठीक है। अब मैंने बोला इंटीजर जो है, तो इंटीजर जो है आपका या तो वो 2 बाइट ऑक्यूपाई करता है या फिर 4 बाइट ऑक्यूपाई करता है। इसका मतलब क्या हुआ कि कंप्यूटर जो है वो आपकी 16 बिट्स के कॉम्बिनेशन से जो नंबर बनाएगा उसको इंटीजर बोलेगा, या फिर 32 बिट। इतने बड़े नंबर के साथ क्या होगा, वो आपका इंटीजर डिफाइन होगा। तो जैसे ही मैंने बोला इंट, इसका मतलब कंप्यूटर क्या समझेगा। अभी मैं 2 बाइट का एग्जांपल लेती हूँ कि 16 बिट्स जो हैं मेमोरी की, उसको क्या कर दो, ऑक्यूपाई कर दो। आप मानकर चलो कंप्लीट मेमोरी जो है वो आपकी है 128 बिट्स की, सबसे छोटा सा एग्जांपल समझते हैं। उन 128 बिट्स में से अब मैंने कहा कि इंट x इक्वल्स टू 5, 16 बिट्स मेरी क्या हो गई, रिजर्व हो गई। किसके लिए, जो वैल्यू मैंने स्टोर करवानी है उसके लिए। तो इस तरीके से मैं कितनी वैल्यू स्टोर कर पाऊंगी, मेरा कंप्यूटर कैसे मैनेज करेगा, वो सब चीज़ें यहाँ पे आ जाती है। तो वो हमारा अभी पॉइंट नहीं है। अभी हमारा पॉइंट सिर्फ ये है कि जो मेरी मेमोरी है उसको हम बाइट्स की फॉर्म में देखते हैं कि कितनी बाइट्स की है, उसमें से कितनी वैल्यू वो स्टोर करेंगे हम इंटीजर टाइप, तो कितनी स्पेस ऑक्यूपाई कर चुका है, यानी कितनी बाइट्स मेरी कंज्यूम हो चुकी है। इस तरीके से हम मेमोरी में इंफॉर्मेशन को स्टोर करते हैं और रिट्रीव करते हैं। तो जो इंटीजर है आपका वो या तो 2 बाइट या फिर 4 बाइट जो है वो ऑक्यूपाई करता है। अब ये 2 बाइट कर रहा है या 4 बाइट, ये किस पे डिपेंड करता है, ये आपकी मशीन, आपके कंप्यूटर पे डिपेंड करता है, आपके कंपाइलर पे डिपेंड करता है। अगर 32 बिट है या 64 बिट मशीन है तो वो उसके अकॉर्डिंग साइज डिफाइंड होते हैं। अभी मैं आपको डेव C++ में चेक करना बताऊंगी कि कैसे आप चेक कर सकते हैं कि अगर आपका इंटीजर आपने लिया तो आपकी मशीन कितना साइज जो है वो ऑक्यूपाई करती है, ठीक है। अब इंटीजर के बाद मैं अगर बात करती हूँ नेक्स्ट फ्लोट की, तो जो फ्लोट है वो 4 बाइट्स को ऑक्यूपाई करता है। मैं ऊपर लिख दे रही हूँ यहाँ पे, फ्लोट की अगर मैं बात करूँ तो फ्लोट 4 बाइट्स को ऑक्यूपाई करता है। करेक्टर की अगर मैं बात करूँ तो करेक्टर जो है ओनली 1 बाइट को जो है ऑक्यूपाई करता है। ये आप पॉइंट ज़रूर याद भी रखें, ये आपसे पूछा भी जा सकता है कि
डाटा टाइप्स, जो प्रिमिटिव डाटा टाइप्स हैं, वो कितनी मेमोरी को ऑक्यूपाई करता है, कितनी स्पेस कंज्यूम करता है, तो ये आपको पता होना चाहिए। कंप्यूटर में जब आपके पास कंपाइलर होगा जहाँ पे आप प्रोग्राम एग्जीक्यूट करोगे, आप वहाँ पर कैसे चेक कर सकते हैं, ये भी मैं अभी आपको एग्जीक्यूट करना बताऊँ। तो अभी तक हमने देखा कि डाटा टाइप क्या होते हैं, क्यों डाटा टाइप आपको यूज़ करना है, कैसे आप डाटा टाइप को यूज़ कर सकते हैं, ये बेसिक सी चीज़ें। अब मैं आपको एक बेसिक सा प्रोग्राम लिख के दिखाती हूँ ताकि आप कंसेप्ट को और अच्छे से समझ सकें। तो हम डेव C++ जाएंगे, यहाँ पर हम न्यू पर क्लिक करेंगे, सोर्स फाइल या प्रोग्राम में आ गए। सबसे पहले हम क्या करते हैं, हेडर फाइल को इंक्लूड करते हैं। ये हमने पहले के लेक्चर्स में भी देखा था। तो मैंने हेडर फाइल इंक्लूड की, देन मेरा काम होता है कि मैं मेन को ऐड करूँ, क्योंकि मेरा सारा काम जो है वो मेन में होगा। अब अपन बेसिक प्रोग्राम करेंगे। अपन सिर्फ क्या करेंगे, अपने कंप्यूटर में एक इंटीजर टाइप की वैल्यू को जो है स्टोर करवाएंगे, उसको प्रिंट करवाएंगे। अब मुझे सबसे पहले करवाना है स्टोर, ठीक है। इंटीजर टाइप है, सबसे पहले मैंने टाइप लिखा कि इंट टाइप की इंफॉर्मेशन। अब मुझे नाम देना होगा ताकि मैं उसको जब भी एक्सेस करूँ तो एक्सेस करना क्या हो मेरे लिए इजी। मैंने कहा a इक्वल्स टू, मैंने वैल्यू स्टोर करवाई 7। अब मुझे यही वैल्यू प्रिंट करवानी है, तो प्रिंट करवाने के लिए हम यूज़ करते हैं printf। अब डबल कोट्स के अंदर हम जो भी लिखते हैं वो एज इट इज़ प्रिंट हो जाता है, बट मुझे यहाँ पे चाहिए कि कंप्यूटर जो है वो मेमोरी से इंफॉर्मेशन मेरे लिए लेकर आए, फैच कर लेकर आए। तो हम यहाँ पर यूज़ करते हैं फॉर्मेट स्पेसिफायर। उसको यूज़ करने का तरीका क्या होता है, %d। डी किस लिए होता है, डिजिट के लिए, इंटीजर वैल्यू के लिए। तो मैंने लिखा डबल कोट्स में कि डबल कोट्स के बाद कोमा के बाद जो भी मैं लिखूंगा वो वैल्यू आप कंप्यूटर की मेमोरी में देखो क्या है उस पर, और वो वैल्यू मेरे लिए लेकर आओ। बट मैं आपको ये बता देता हूँ डबल कोट्स में कि वो इंटीजर टाइप की वैल्यू है, तो इंटीजर टाइप की वैल्यू को आप फैच कर लेकर आओ। इंटीजर टाइप की वैल्यू को फैच कर लेकर आएगा और प्रिंट करवाएगा। तो प्रोग्राम को अपन रन करते हैं। रन करने के लिए आपको पहले भी बताया था, हम क्या करेंगे, एग्जीक्यूट, कंपाइल एंड रन, या फिर आप F11 भी प्रेस कर सकते हैं। फाइल को सेव के लिए पूछेगा तो आप फाइल को सेव कर लीजिए। अपन नाम दे देते हैं प्रोग्राम। आप फाइल एक्सटेंशन देख लीजिए .c और सेव कर दीजिए। तो ये आपको आउटपुट में दिखा रहा है 7 आपका आंसर आ गया। तो इस तरीके से आप बेसिक प्रोग्राम कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं, अब अपन करते हैं, चलो कुछ और एग्जीक्यूट करते हैं। अपन करते हैं फ्लोट। अब मुझे डेसिमल वैल्यू चाहिए, तो मैं यहाँ पर क्या लिख सकती हूँ, फ्लोट, नाम भी चेंज कर देते हैं f 7.5। जब आप फ्लोट की बात करेंगे तब आप फॉर्मेट स्पेसिफायर %d जो होता है वो हम बोलते हैं कि डिजिट के लिए है। तो जब डेसिमल वैल्यू है, फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू है, तो उसके लिए हम यहाँ पर यूज़ करेंगे f। यहाँ पे लिखा f। जब मैं यहाँ पे फ्लोट वैल्यू को एग्जीक्यूट करूँगी अभी इसको, तो ये हमें डेसिमल वैल्यू दे देगा 7.5। सिमिलरली जब मैं करेक्टर वैल्यू लूँगी, मैंने लिखा कैर c इक्वल्स टू सिंगल कोट्स में मैंने लिखा a सेमीकोलन। अब जब मैं करेक्टर वैल्यू प्रिंट करवाऊंगी तो करेक्टर वैल्यू के लिए आप जो लिखोगे फॉर्मेट स्पेसिफायर, वो क्या लिखोगे, c, देन आप नाम दोगे और प्रिंट करवाओगे। और अब आप एग्जीक्यूट करवाओगे, तो जब एग्जीक्यूट करवाओगे तो वो आपको दे देगा a। अब आप एक पॉइंट यहाँ पर देखो, a और 7.5 के बीच में कोई स्पेस नहीं है, वो एकदम साथ में दिख रहा है। तो अब मुझे चाहिए कि जो a है वो मुझे एक लाइन में दिखे, 7.5 नेक्स्ट लाइन में दिखे। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक नेक्स्ट लाइन के लिए ऐड कर देंगे। अब प्रिंटफ में आप क्या करोगे, डबल कोट, मुझे चाहिए नेक्स्ट लाइन के लिए, तो /n आप ऐसा लिखोगे तो वो आपको जो है एक नेक्स्ट लाइन %c यानी करेक्टर वैल्यू प्रिंट करवाएगा, देन एक नेक्स्ट लाइन प्रिंट करवाएगा और फिर आपको नेक्स्ट लाइन में फ्लोट वैल्यू प्रिंट करवा देगा। ठीक है, जब मैं इसको एग्जीक्यूट करूँगी तो आप देखेंगे कि आपको a दिखा, देन नेक्स्ट लाइन में 7.5। तो आप ये कुछ चीज़ें और ध्यान रखना, ये हम थ्योरी में नहीं देखेंगे, जब हम प्रोग्राम रन करेंगे बेसिकली तो हम आपको कुछ ऐसी छोटी छोटी चीज़ें बताते रहेंगे कि कैसे आप C में जब प्रोग्राम करेंगे तो छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखें।
आज के लेक्चर में बेसिकली हमने देखा कि डाटा टाइप जो होता है उसको वैसे तो हम दो तरीके से बाइफरकेट करते हैं, प्रीमिटिव एंड डिराइव्ड। आज के लेक्चर में हमने प्रीमिटिव डाटा टाइप्स की बात की, जिसमें हमने बहुत बेसिकली देखा कि इंटीजर, फ्लोट, कैरेक्टर, इन सब को जो है हम यूज़ कैसे करते हैं, इन सब को कंप्यूटर कैसे समझता है। तो इंटीजर के लिए इंट, फ्लोटिंग पॉइंट डेसिमल वैल्यू के लिए फ्लोट, और कैरेक्टर कुछ भी लिखना है तो उसके लिए हम कैर लिखते हैं। और हर एक का जो होता है एक साइज होता है, वो साइज डिफाइंड होता है। अब हम देखते हैं कि जो मेरा कंप्यूटर है, मुझे जानना है कि वो पर्टिकुलर डाटा टाइप जो मैं यूज़ कर रही हूँ उसका क्या साइज़ है, वो चेक करना है। लेट्स से मैं यहाँ पे इंट भी लिख देती हूँ, इंट x इक्वल्स टू 6। मैंने एक इंट भी लिख दिया, और इंट भी मुझे प्रिंट करवाना है तो मैंने लिखा प्रिंट एफ, डबल कोट्स में %d, कोमा के बाद लिखा मैंने x। तो अब मेरा इंटीजर वैल्यू भी प्रिंट हो जाएगा। और इंटीजर के बाद भी मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए कि नेक्स्ट लाइन में कैरेक्टर प्रिंट हो, तो मैंने लिखा /n। अब मैं एक बार इसको एग्जीक्यूट करके आपको दिखा देती हूँ। जब आप एग्जीक्यूट कर देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि कैसे आउटपुट दिख रहा है। तो 6 दिख रहा है, देन a दिख रहा है 7.5। अब मुझे जानना है इन सब का साइज। तो पहले मैंने क्या किया, इंटीजर वैल्यू प्रिंट करवाई। नेक्स्ट लाइन में आए, यहीं पर मैं लिखती हूँ कोड में प्रिंट एफ %d, कोमा। अब मुझे जानना है साइज, तो साइज के लिए लिखेंगे आप साइज ऑफ। ये एक ऑलरेडी डिफाइंड फंक्शन है जो मुझे साइज बताएगा। साइज ऑफ के बाद आप ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे, और मुझे किसका साइज जानना है, x का जानना है, तो मैंने लिखा x, एंड देन मैंने लगा दिया सेमीकोलन। अब जब मैं इसको एग्जीक्यूट करूंगी तो मुझे x का साइज बताएगा। x का मतलब क्या है, इंटीजर का साइज बताएगा। जब मैं इसको एग्जीक्यूट करूंगी तो आप देखना वो आपको बता रहा है 4 और a साथ में क्यों आ रहा है, क्योंकि 4 के बाद जब मुझे कैरेक्टर प्रिंट करवाना था उससे पहले मैंने /n नहीं दिया था। अब /n जो है, आप हर बार नई लाइन ऐड करेंगे तो आप %d फॉर्मेट स्पेसिफायर के साथ भी स्पेसिफाई कर सकते हैं यहाँ पर। तो मैंने लिखा %d /n, ताकि x की वैल्यू प्रिंट करने के बाद एक नेक्स्ट लाइन वो इंट्रोड्यूस कर दे। तो अब जब मैं इसको एग्जीक्यूट करूँगी तो आप देखना 4 दिखा, देन a जो है नेक्स्ट लाइन में दिख रहा है। तो इंटीजर का कितना साइज बताया उसने, 4 बाइट्स बताया। सिमिलरली मान लो मुझे जानना है साइज, जानना है कैरेक्टर का, मैंने लिखा साइज ऑफ c। और अब जब मैं इसको एग्जीक्यूट करूंगी तो वो मुझे क्या देगा, c का साइज बताएगा। एक मिनट हम चेक करते हैं। अब यहाँ पे वो दे रहा है परमिशन डिनाइड, तो आपकी जो भी टेम्परेरी फाइल्स ओपन है आप उनको एक बार क्लोज करें और फिर से एग्जीक्यूट करें, तो ये जो एरर दे रहा है वो एरर नहीं आएगा। तो मैंने सारी टेम्परेरी फाइल्स क्लोज कर दी। अब मैं फिर से क्या करती हूँ, एग्जीक्यूट करती हूँ। फिर से मैंने जब एग्जीक्यूट किया तो वो आउटपुट दे रहा है। अब क्या दे रहा है, साइज 1 दे रहा है। कैरेक्टर का जो साइज होता है वो 1 बाइट होता है। सिमिलरली अब मान लो मैंने लिखा यहाँ पे मुझे साइज जानना है फ्लोट का, तो मैंने लिखा साइज ऑफ f। तो मैं फ्लोट का साइज जब भी जानना चाहती हूँ तो मैं अब इसको क्या करती हूँ, कंपाइल एंड रन। एक मिनट वेट करते हैं, रन करते हैं। टेम्परेरी फाइल मैंने क्लोज की और फिर अब उसने दिखाया, तो फ्लोट का कितना साइज बता रहा है, 4 बता रहा है। तो आप इस तरीके से जो है चेक कर सकते हैं साइज को। तो अभी हमने देखा कि इंटीजर का 4 साइज बताया, कैरेक्टर का 1 बाइट बताया, फ्लोट का 4 बाइट्स बताया। तो आपको जिसका भी साइज चेक करना है आप चेक कर सकते हैं। इवन आप यहाँ पे इंट लिखकर भी चेक करेंगे तो भी चल जाएगा आपका। साइज ऑफ इंट अगर आप लिखकर चेक करना चाहते हैं तो आप वो भी चेक कर सकते हैं। तो सिंपली आपने क्या लिखा, साइज ऑफ इंट। अब मैंने इसको क्या किया, एग्जीक्यूट किया, तो इंट का साइज भी वो बता रहा है 4। यहाँ पे आप डाटा टाइप मेंशन कर भी चेक करना चाहें तो साइज चेक कर सकते हैं। अगर आपको कोई भी कन्फ्यूज़न है, कोई भी क्वेरी है, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि अब से हम आपको जो वीडियो लेक्चर्स हैं टाइमली अपलोड कर प्रोवाइड करें। आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।